सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट एंड सर्किट के बारे में। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थी वो हमने पढ़ ली थी। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं, सर्किट्स क्या होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, कैसे इनका यूजेस करते हैं, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट जो है होता है। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द ओम्स रूल, या इसी का दूसरा नाम होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ क्या है ये अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे एक एक करके जो है डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, एक एक चीजें हम लोग समझते जाएंगे कि ओम्स लॉ क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए सर्किट में, ये सब चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, इन 1827 फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमन ओम्स, इनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज सीमन ओम्स। ठीक है, स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट। ठीक है, जॉर्ज सीमन ओम्स ने क्या किया था, 1827 में जो है तीन क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश की थी। वो तीन क्वांटिटीज कौन कौन सी है, पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट। इन तीनों के बीच में इन्होंने क्या किया था, एक रिलेशन जो है इन्होंने स्टैब्लिश की थी। ठीक है, अब इन्होंने इस रिलेशन को स्टैब्लिश कैसे किया था, क्या चीजें देखकर इन्होंने रूल बताया, उसको मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आप चाहो तो बुक को भी पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा अरेंजमेंट यहां पर दिया हुआ है, या फिर मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया। ठीक है, सिंपल सी चीजें मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। उन्होंने एक क्या किया, एक सर्किट जो है उन्होंने बनाया। ठीक है, और उस सर्किट में उन्होंने क्या किया, सर्किट में जो है एक जो है यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सके, और यहाँ पर मान लो कोई लोड लगा दिया, कुछ बल्ब लगा दिया, और यहाँ पर उन्होंने लगा दिया एम्पियर मीटर लगा दिया। ठीक है, जिससे उन्होंने जिससे वो क्या कर सके, करंट का मेजरमेंट कर सके। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप चाहो तो बुक को भी देख के समझ सकते हो। तो एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एम्पियर मीटर लगा हुआ है, स्विचेस हैं। आप चाहो तो यहाँ पर सेल्स भी अरेंज कर सकते हो, जितने कंपोनेंट्स आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन वो मतलब का नहीं है। काम का हमारे पास जो चीज है वो अभी मैं बताऊंगा। तो एक सर्किट बनाया, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ बल्ब को रखा, बैटरीज रखी, कीज रखे, और दो चीजें लगाई उन्होंने। एक तो उन्होंने यूज किया वोल्ट मीटर और दूसरा उन्होंने यूज किया एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहां पर आप ये मत बोलना कि सर वोल्ट मीटर को तो आपने बताया था कि पैरेलल में होता है, आप यहां पर सीरीज में कैसे दिखा रहे हो। तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वोल्ट मीटर एक्चुअल में क्या होता है, पैरेलल में ही लगता है, लेकिन यहां पर मैंने जस्ट समझाना है। सिंपल सा सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। इन्होंने एक चीज नोटिस की इस सर्किट में, और उन्होंने क्या नोटिस की, देखो वो क्या किए, उन्होंने जो है इस सर्किट में जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और उन्होंने रीडिंग लेना स्टार्ट किया। और कैसे रीडिंग ली, तो देखो, एक तो ली एम्पियर मीटर से रीडिंग ली और दूसरा उन्होंने वोल्ट मीटर से रीडिंग ली। तो देखो, जब इस सर्किट में, ठीक है, जो भी उन्होंने सर्किट यूज किया था, देखो सर्किट कौन सा यूज किया था, ये वाला सर्किट, देखो एम्पियर मीटर ये एक्चुअल सर्किट है, ये सीरीज में है, और वोल्ट मीटर किसमें है, पैरेलल में, और यहाँ पर बहुत सारी क्या है, बैटरीज हैं। तो चलो मैं इसी सर्किट को लेकर समझा देता हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर ये सीरीज में कैसे हो गया, पैरेलल में कैसे हो गया। जो चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी उसी के बेसिस पर, एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, और ये एक सर्किट है। इस सर्किट में उन्होंने एक चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया, देखो, और उन्होंने जो चीज नोटिस की उन्होंने अपने कॉपी में इसको क्या किया, नोट डाउन किया, एक टेबल बनाकर रीडिंग ली और रीडिंग को नोट डाउन किया। देखो, जब इस सर्किट में वोल्टेज जीरो था तो करंट भी क्या था, जीरो था। जब इस सर्किट में वोल्टेज को उन्होंने जीरो से जो है तीन तीन वोल्ट तक बढ़ा दिया, तो हमने देखा कि करंट अब कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अब ये रीडिंग उन्होंने कहां से की, अपने मर्जी से नहीं की, ये जो वोल्टेज है उसको इन्होंने देखा यहां से, और जो करंट है उसको देखा एम्पियर मीटर से। ठीक है, तो जब वोल्टेज को 0 से 3 कर दिया, अब 0 से 3 कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो सीरीज ऑफ सेल है, सीरीज ऑफ बैटरीज लगी हुई है, तो यहां से उन्होंने वैल्यू को बढ़ाना, रेगुलेट करना स्टार्ट किया। तो जब वोल्टेज 0 से 3 हो गया तो करंट भी कितना हो गया, 0 से 1 हो गया। फिर इन्होंने वोल्टेज को क्या किया, 3 से 6 किया, तो इन्होंने देखा कि करंट कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इन्होंने वोल्टेज को 6 से 9 किया, तो इन्होंने देखा कि करंट कितना हो गया, 3 हो गया। फिर जब इन्होंने इसको 12 किया, इन्होंने देखा ये 4 हो गया। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत बार किया, और हर बार उनको इस तरीके से एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू भी क्या मिलने लगी, उनको बढ़ने लगी। कैसे,
जब वोल्टेज 0 था, 0 से 3 हो गया तो करंट की वैल्यू भी 0 से बढ़कर कितनी हो गई, 1 हो गई। जब वोल्टेज 3 से बढ़कर 6 हो गया तो करंट की भी वैल्यू 1 कर कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां पर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है, उसी तरीके से करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब वोल्टेज 3 से 6 हुआ तो करंट 1 से 2 हो गया। जब वोल्टेज 6 to 9 हुआ तो करंट 2 से 3 हो गया। तो जिस तरीके से वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, सिमिलरली करंट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और इसी चीज को उन्होंने इस सर्किट में नोटिस किया और इसी के बेसिस पर इन्होंने एक लॉ बना दिया, जिसको आज हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जो है पढ़ते हैं। और इन्होंने लॉ क्या बनाया, देखो सिंपल सा मैं लॉ को बोल रहा हूं, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इन एन सर्किट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, ये इसका सिंपल सा लॉ है। अब यहां पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहली बार सुन रहे होगे और ये सिंबल भी पहली बार देखे होगे। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को बताता है। जैसे एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे कि आपका जो एज है, टाइम के साथ साथ आपका एज क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर टाइम बढ़ेगा तो आपका एज भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि टाइम बढ़ते जाएगा और एज कम होता जाएगा। ठीक है, तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और उसके करस्पॉन्डिंग जब दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही रिलेशन ओम्स ने जो है इस सर्किट में नोटिस किया कि जिस तरीके से वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसी को इन्होंने क्या बना दिया, लॉ बना दिया। ठीक है, सो इन एन सर्किट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब इसके बाद ये जो प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है ना, कि एक वोल्टेज के बढ़ने से करंट में कितना बढ़ोतरी होगा, दो वोल्टेज के बढ़ने से करंट में कितना इंक्रीमेंट होगा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर हमको क्या लगाना पड़ता है, इक्वल साइन। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं और इसके बदले इक्वल साइन लगाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे और वो कांस्टेंट क्या है, आर। ठीक है, और ये जो R है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बेसिक चीजें बता दी थी, अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये जो R है ये कहां से आया, देखो तो इस रीडिंग को वापस से आप देखो, ये वाला जो रीडिंग मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इस रीडिंग को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो हर केस में, चाहे पहली रीडिंग हो, चाहे दूसरी रीडिंग हो, चाहे तीसरी रीडिंग हो, चाहे चौथी रीडिंग हो, वोल्टेज और करंट के बीच का जो रेशियो है वो कैसा है, सेम। देखो इस वाले रीडिंग में क्या है, वोल्टेज 3 है, करंट 1 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना मिला, 3। दूसरे वाले रीडिंग में देखो वोल्टेज 6 है, करंट कितना है, 2, इन दोनों का रेशियो क्या है, 3। यहां पर देखो ये 9 है और ये 3 है, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, 3। तो देखो हर केस में आपको ये जो रेशियो है ये क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ता है तो उसका मतलब करंट अगर एक बढ़ता है तो उसका 3 गुना कौन बढ़ता है, वोल्टेज। या आप ये बोल सकते हो कि जब वोल्टेज को 3 गुना बढ़ाते हैं तो करंट 1 गुना इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 3 से हमने इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया, 3 बढ़ा दिया, तो करंट कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 1 बढ़ा। फिर इसमें 3 बढ़ाए तो करंट कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, एक तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, जिस तरीके से रोड ब्रेकर होता है उसी तरीके के सर्किट में ब्रेकर होता है। लेकिन दूसरा डेफिनेशन यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या होगा, देखो तो हमारे पास रिलेशन क्या आया है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से जब मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो R की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज, जो वोल्टेज को जाकर करंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप एक यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखना। ठीक है, रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट।
एक डेफिनेशन ये हो गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज और करंट का क्या होता है, रेशियो होता है। दूसरा डेफिनेशन अभी मैं आपको और डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस का डिटेल में डेफिनेशन क्या होता है। तो फिलहाल तो एक डेफिनेशन आप ये याद रखो कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है ना, वो यूनिट होता है ये सिंबल। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ओम। इस रूल को जॉर्ज सीमन ओम्स ने बताया था, तो इसीलिए हमने इसके इसके ऑनर में हमने इसका यूनिट का नाम क्या रख दिया, ओम रख दिया। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है समझ में आ गया। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ रहा है इसका मतलब करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इनके बीच का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो रिलेशन होता है उसको जब इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस हमको क्या बताता है कि कितना वोल्टेज के बढ़ने से कितना करंट बढ़ रहा है, उसके रेशियो को जो है ये बताता है। और इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया था। अब ये देखो ये चीज यहां पर इसने दिया है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। उसके बाद उस प्रोपोर्शनलिटी को इसने हटाकर यहां पर क्या किया, एक कांस्टेंट लगा है आर, और आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और आर की वैल्यू क्या आई है, वी डिवाइडेड बाई आई आई है। ठीक है, अब अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें वोल्टेज और करंट के बीच में, तो मान लो हमने एक्स एक्सिस में लिया करंट को और वाई एक्सिस में हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को। तो इनके बीच में जो ग्राफ मिलता है, जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन किसको बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ना, इस लाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं स्लोप। तो अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा द स्लोप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट ग्राफ सोर्स, तो क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट के बीच का जो लाइन होता है या जो स्लोप होता है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। तो इस वाले ग्राफ में ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बना हुआ है वो किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट में, यूनिट क्या, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, ओम। और इसका सिंबल कैसा होता है, कैप जैसा, ये और इस तरीके से इसका सिंबल जो है होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब अगर R का फॉर्मूला आपके पास क्या आया था, V डिवाइडेड बाई आई, और मैंने बताया कि R का यूनिट क्या होता है, ओम। तो अगर आप एक ओम कितना बड़ा क्वांटिटी होता है या क्या चीज होती है, अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हो तो देखो, वोल्टेज को 1 कर दो और करंट को 1 कर दो, तो 1/1 मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो R की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जाएगी हमको, 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस इज द क्वांटिटी ऑफ 1 वोल्टेज 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर करंट। या फिर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि if the potential difference between two terminal of a conductor is 1 volt and the current is 1 ampere flows, then it is known as 1 ohm resistance। अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पर कितना रेजिस्टेंस है, वहां पर 1 ओम का जो है रेजिस्टेंस है। तो देखो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर। 1 वोल्ट से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का होता है। वैसे तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। तो एक डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया रेजिस्टेंस का, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। ठीक है, ये एक तरीके का अपोजिशन होता है जो कि कंडक्टर ऑफर करता है। किसको ऑफर करता है, जो इसके अंदर में चार्जेस फ्लो होते रहते हैं। जैसे आप जब रोड में जाते हो तो आपके रोड में जब बाइक की स्पीड ज्यादा रहती है और बीच में अगर ब्रेकर आ गया तो आप अपनी स्पीड को क्या करते हो, बाइक की या कार की कम करते हो। तो वो जो ब्रेकर है वो उसने आपके लिए क्या काम किया, उसने एक अपोजिशन का काम किया, आपके स्पीड को उसने कम कर दिया। तो जो काम रोड में रोड ब्रेकर का होता है, वही काम किसी कंडक्टर के अंदर में जो करता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। तो ये दूसरा डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। जो कंडक्टर जो है अपोजिशन ऑफर्ड करता है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है इसका। चलो रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दो दो बार डेफिनेशन बताया हूं तो इसको आप लिख लो। पहला रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ
वोल्टेज टू करंट। ठीक है, ये जो है वोल्टेज और करंट का क्या है, रेशियो है। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इसका रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा लिखोगे रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द अपोजिशन offered by opposition offered by material offered by material on the flow of charge। जब चार्जेस फ्लो होते रहते हैं तो उनके रास्ते में जो रुकावट डालता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा सा। तो देखो पहला इंफॉर्मेशन तो ग्राफ के बारे में ये याद रखना कि द स्लोप बिटवीन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्लोप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट गिव्स द रेजिस्टेंस। अगर मैंने आपको बताया था कि नहीं, वोल्टेज और अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उस ग्राफ में जो लाइन बचता है उसका जो स्लोप जो होता है वो स्लोप हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है रेजिस्टेंस के बारे में। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन ये याद रखना कि अगर आपको एक एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में अगर वोल्टेज है और एक्स एक्सिस में अगर आपके पास करंट है और इस तरीके से दो लाइनें दी हैं और बोल रहा है कि ये दो मटेरियल्स के क्या है, ग्राफ है, ए मटेरियल का और बी मटेरियल का। मतलब हमने क्या किया, ए वाले मटेरियल को हमने करंट दिया, वोल्टेज दिया, बी वाले मटेरियल को हमने करंट दिया, वोल्टेज दिया, और उनके करंट और वोल्टेज देने के कारण इस तरीके से उनकी रीडिंग मिली हुई है। अब आपसे ये पूछेगा कि मटेरियल ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है कि मटेरियल बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, या सिंपली आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि देयर आर टू मटेरियल्स ए एंड बी विच ग्राफ्स आर शोन बिलो। ग्राफ ये जो है ए और बी के ग्राफ जो है आपको नीचे दिया रहेगा और बोलेगा कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो याद रखना अगर वोल्टेज वाई एक्सिस में है और करंट जो है एक्स एक्सिस में है तो जो जितना ऊपर होगा, स्लोप का मतलब होता है एंगल, तो देखो बी वाला कितना एंगल बना रहा है, इतना छोटा एंगल, जबकि ए वाला क्या कर रहा है, बड़ा एंगल बना रहा है। तो यहां पर जो है क्या है, स्लोप मतलब एंगल भी होता है इनडायरेक्टली। तो स्लोप ऑफ ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, स्लोप ऑफ बी से, स्लोप ऑफ बी से। तो अगर स्लोप जिस भी मटेरियल का ज्यादा होगा, ये जिस भी लाइन का स्लोप ज्यादा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अगर ग्राफ किसके किसके बीच में है, वाई एक्सिस में वोल्टेज और एक्स एक्सिस में करंट है, तब जिसका स्लोप जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ अगर आपको उल्टा दे दे, उल्टा मतलब एक्स एक्सिस में अगर वोल्टेज को कर दे और वाई एक्सिस में अगर करंट को कर दे, तब यहां पर अगर आपके पास दो लाइनें इस तरीके से दे देता है, दो मटेरियल के लिए पी और क्यू के लिए, और पूछता है कि पी और क्यू में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो याद रखना अगर एक्स एक्सिस में वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है तो यहाँ पर जो क्यू है, इस क्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में यहां पर लिख लेना, मोर इज स्लोप लेस इज रेजिस्टेंस, लेस इज रेजिस्टेंस। ये कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, जब एक्स एक्सिस में वोल्टेज दिया और वाई एक्सिस में करंट हो तब उल्टा हो जाता है। जिसका जितना बड़ा स्लोप होता है, देखो पी इतना बड़ा स्लोप बना रहा है, क्यू इतना छोटा स्लोप बना रहा है, तो इस केस में जो छोटा स्लोप है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़े वाले स्लोप से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस में करंट है और वाई एक्सिस में वोल्टेज है तो जो जितना ऊपर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से ये देख लेना कि जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ दिया है इसको बोला जाता है वीआई ग्राफ और इसको बोला जाता है आईवी ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, अगर आईवी ग्राफ दिया है तो जो लाइन नीचे होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वीआई में जो ऊपर होगा उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से देख लेना, उसके बाद आंसर लिखना। एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसमें आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमको दिए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर 3 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो स्लोप, आपको ग्राफ दिखा देता हूं मैं क्या दिया है और क्या हमको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन भी नीचे दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है देखो,
The values of potential difference in the current in the three resistor P, Q, R are shown in graph 2. Find out the resistance of the resistor and establish the ratio between them. हमको क्या करना है कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ जो है हमको यहाँ दिया है। देखो ग्राफ नंबर 2 में y एक्सिस में क्या है, वोल्टेज है, और x एक्सिस में क्या है, करंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर P है, Q है, R है, इन तीनों में से जो है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो देखो ग्राफ किसके किसके बीच में है, एक्स एक्सिस में करंट है, वाई एक्सिस में वोल्टेज है, मतलब जो जितना ऊपर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछता कि विच वन हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो पहले नंबर पे कौन आता, आर आता, दूसरे नंबर पर क्यू आता, और तीसरे नंबर पर पी आता। अगर रेजिस्टेंस का बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू पूछता तब यहाँ पर ये होता, इस तरीके से होता, ये बड़ा फिर ये होता, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये नहीं पूछा है, अभी हमको पूछा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस के बारे में जो है देता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालना चाहूँ, किसका स्लोप निकालना चाहूंगा, पहले देखते हैं पी वाले मटेरियल का। तो स्लोप कैसे निकलता है ध्यान से देखना, एक चीज मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझोगे तो दूसरी चीज भी समझ में आ जाएगी। पी के लिए अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप एक काम करो, इस एक्स एक्सिस में कोई भी एक वैल्यू चूज करो, कोई भी, मान लो मैं यहाँ पर 40 वाली वैल्यू को चूज करता हूँ, इस 40 वाली वैल्यू को मैं यहाँ लेके जाऊंगा नीचे, इस तरीके से मैंने मिला दिया। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ मिलाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वाली जो हाइट है ना, ये आपको देगा वोल्टेज, और यहां से लेके यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल वाला हाइट है वो आपको देगा करंट। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो P का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज है 2 और करंट कितना है 40, तो 2 अपॉन में 40 मतलब 1/20। तो P का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ P, रेजिस्टेंस ऑफ P, ये R नहीं है P है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूं, एक मिनट। रेजिस्टेंस ऑफ P, तो यहाँ पर P ऑफ R मतलब P का रेजिस्टेंस कितना है, 1/20 है। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने P वाले एक्सिस को लेकर सॉल्व किया, उसी तरीके से अभी हम लोग किसको लेकर सॉल्व करेंगे, Q को लेकर सॉल्व करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर इस 40 को फिक्स करता हूँ करंट की वैल्यू को, और इसके करस्पॉन्डिंग में देखता हूँ Q कहाँ पर मिलता है। तो ये Q का ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप हॉरिजॉन्टली ऐसा मिलाओगे, तो देखो Q के लिए जब मैं निकालूंगा तो Q के लिए भी सेम फॉर्मूला, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो यहाँ पर देखो V कितना है, अभी हो गया 4 वोल्ट, करंट कितना है 40, तो ये 1 जा और ये 10 जा, तो Q का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1/10 है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिखना। उसके बाद तीसरा जो बचा, तीसरा वाला मटेरियल के लिए हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो तो तीसरे वाले के लिए आप इसमें से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। तो सपोज मैंने अभी चूज किया ये वाला, ये 20 वाला, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं 30 को भी कर सकते हो, 40 को भी कर सकते हो। और इसको मैं मिलाऊंगा अभी तीसरे वाले के साथ, तो ये इसने यहाँ पर इसको टच किया और इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा, तो ये जो है ये वोल्टेज को दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ आर देखो कितना है, वोल्टेज अपॉन में करंट, तो वोल्टेज अभी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4, और उसके बाद करंट कितना है 20, तो ये 2 जार और ये कितना आ जाएगा 10 जा। तो P रेजिस्टेंस ऑफ R कितना आ गया, 2/10 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 2/10 को 1/5 भी कर सकते हो आप। अब इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो देखो 1/20 पहले वाले का है, दूसरे वाले का 1/10 है, तीसरे वाले का 2/10 है। अब इसके रेशियो को सेम कैसे बनाओगे, तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 2 2 सर, अच्छा नीचे बता देता हूँ मैं, देखो आपको कंफ्यूज नहीं करता, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर क्या क्या कर दिए, हमको शॉर्टकट में समझ में नहीं आए करके। देखो अभी आपको ये तीनों वैल्यूज कैसे निकाला समझ में आ गया होगा, मैंने रेजिस्टेंस ऑफ P, रेजिस्टेंस ऑफ Q, रेजिस्टेंस ऑफ R निकाला। यहाँ पर हमको P Q R का जो है रेशियो पूछा, तो देखो P का कितना वैल्यू आया है 1/20, रेशियो Q का कितना आया है 1/10, रेशियो R का कितना आया है 2/10। तो देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, जब तक सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा रेशियो निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, कंपेयर कर पाना।
तो मैं क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर इसका 20 है, इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर में क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और नीचे 2 का डिवीजन कर दूंगा, ताकि इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो जाए 20। सेम काम यहां भी करूंगा, मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और 2 का डिवीजन करूंगा, जिससे सबका रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब देखो इन सब का रेशियो कैसा हो गया, ये हो गया 1, यहाँ देख लो, ये पहला वाला हो गया 1/20, दूसरा वाला हो गया 2/20, तीसरा वाला हो गया 4/20। तो 20 कैंसल, तो क्या मिला हमको 1:2:4। तो इन तीनों रेजिस्टेंस में कितने का रेशियो है, 1:2:4 का जो है रेशियो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अभी तो रेजिस्टेंस के बारे में सिंपली हमने थोड़ा सा जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, जो कि ये बताता है कि कितने वोल्टेज से कितना करंट बढ़ता है, या दूसरा ये इंफॉर्मेशन देता है, या दूसरा इसका डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर या मटेरियल करके। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि ये हमारे सर्किट में अच्छा काम करता है कि खराब काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो यहां पर जो दिया उसको थोड़ा सा रीड करते हैं। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन आवर होम्स इन सम प्लेसेस थिक इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड एंड इट इज प्लेस्ड थिनर वायर आर यूज्ड। तो देखो आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने शॉप्स में, कहीं पर दुकानों में आपने देखा होगा कि कहीं पर क्या किया जाता है, मोटे मोटे वायर यूज किए जाते हैं और कहीं पर क्या किए जाते हैं, पतले वायर जो है क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। You know that the amount of current flowing in a circuit depends on the potential difference। और आपने पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कितना करंट फ्लो होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन द सर्किट एज वेल एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, किसी सर्किट के अंदर में या किसी वायर के अंदर में कितना करंट फ्लो होगा वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो पहला है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उनके एंड्स के बीच में, और दूसरा डिपेंड करता है उसके बाद, तो ये दूसरा चीज है रेजिस्टेंस, वो मटेरियल कितना ऑफर कर रहा है। ठीक है, इन वायर विथ इक्वल क्रॉस सेक्शनल थिकनेस एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लॉन्गर वायर इज मोर देन द ऑफर्ड बाय द शॉर्टर वायर। सिमिलरली इन द वायर ऑफ इक्वल लेंथ द थिकर वायर विल हैव द लोअर रेजिस्टेंस देन द थिनर वायर। अब यहाँ पर इतनी सारी लंबी चौड़ी स्टोरी क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, किसी भी वायर के अंदर में, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर में कितना करंट फ्लो होगा वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पतले जो क्या बोलते हैं, जिसका एरिया छोटा होता है, उसमें करंट कम फ्लो होता है, लेकिन जो मोटा वायर होता है, मोटे वायर, थिकर वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, वही चीज अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा है प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर, चौथा है टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करता है इसको मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, दो कंडक्टर लिए। ठीक है, दो कंडक्टर लिए सेम मटेरियल का, मान लो कॉपर का एक वायर है, यह है कॉपर का वायर नंबर फर्स्ट, और दूसरा हमने कॉपर का वायर लिया ये। ठीक है, एक छोटा है और दूसरा क्या है, लंबा है। ठीक है, दोनों को हमने जो ओम्स ने जो सर्किट बनाया था उसके सर्किट में जो है हमने इस तरीके से उसको प्लेस किया। ये मान लो कंडक्टर ए है और ये मान लो कंडक्टर बी है, और इसको हमने एक सर्किट में लगाया जैसा ओम ने सर्किट बनाया था। ये बैटरी, ये की, ये एम्पियर मीटर, और फिर यहाँ पर बीच में क्या था, वोल्ट मीटर। और इस खाली जगह पर जो है हमने एक बार, ये जो यहाँ पर खाली जगह है ना, इस खाली जगह पर हम लोग एक बार ए को रखे और एक बार बी को रखे, और फिर हमने वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर से जो है वोल्टेज और करंट की वैल्यू मेजर की और हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो हमको क्या मिला कि ये जो छोटा लेंथ वाला जो मटेरियल था ना, इसका रेजिस्टेंस हमको कम मिला, और लंबे वाले का जो है हमको रेजिस्टेंस क्या मिला, ज्यादा मिला। तो ध्यान रखना, इन दोनों कंडक्टर्स में क्या है, एरिया दोनों का सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, डिफरेंस कहां है, दोनों के लेंथ में। तो जो बड़ा लेंथ वाला था ना, मतलब जो बी मटेरियल था,
उसका रेजिस्टेंस इस केस में हमको क्या मिला, ज्यादा मिला। तो पहला फैक्टर क्या है समझ में आया, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जितना लंबा आप वायर यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो आपको पैदल जाना है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर आप पैदल इजिली जा सकते हो, लेकिन अगर मैं वहीं पर आपको बोलूं कि आपको 100 किलोमीटर पैदल जाना है, तब आप क्या करोगे, थक जाओगे, उतना दूर अकेले नहीं जा पाओगे कंटिन्यूअसली। तो उसी तरीके से क्यों नहीं जा पाओगे 100 किलोमीटर लंबा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे आपके रुकावटें आएंगी, आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, रोड अच्छा नहीं रहेगा। तो आप 100 मीटर को बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा रास्ता है, और 100 किलोमीटर को आप तुरंत ट्रेवल नहीं कर सकते, एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लंबा रास्ता है। तो उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं ना, उनके लिए भी सेम होता है। अगर उनको छोटा रास्ता तय करना है तो रेजिस्टेंस उनको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और अगर लंबा रास्ता तय करना है तो उनको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो जिस कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आप अपने कॉपी में पहला हेडिंग डालोगे, द फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस करके, और उसमें पहला लिखोगे लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, फिर इसमें डेज डालकर लिखोगे, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मोर देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी मोर। तो यहां पर मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूं कि अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ये पहली चीज है। अब बुक में इतनी सारी चीजें दी हुई है, उसको मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो जिस जिस भी मटेरियल का या जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको कम या ज्यादा पता करना है, तो पहले आप ये देखोगे कि किस मटेरियल का लेंथ ज्यादा है और किस मटेरियल का लेंथ कम है। तो जिस भी कंडक्टर का, आप यहाँ पर कंडक्टर बोलो चाहे मैं मटेरियल बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जिस कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, उतनी ही ज्यादा जो है रजिस्टिविटी उसकी, या उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पर खत्म होगी, लेंथ ऑफ वायर, मोर इज द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। दूसरा देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो किस तरीके से जो है क्या करता है, डिपेंड करता है किस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा को दिखाता है, उसी को देखते हैं। तो वापिस से हमने क्या किया, दो कंडक्टर लिए और अभी हमने क्या रखा, लेंथ को सेम रखा। इससे पहले वाले में हमने एरिया को सेम रखा था, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को सेम रखेंगे और एरिया को बड़ा छोटा लेंगे। ठीक है, तो यहां पर वापिस से हमने दो कंडक्टर लिया सेकेंड केस के लिए, और सेकेंड केस में अभी क्या है, लेंथ इज सेम। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि लेंथ इज सेम। लेंथ हमारा कैसा है, सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग है। ये है ए और ये है बी। अब वापिस से हमने क्या किया, कंडक्टर ए को इसके बीच में रखा, कंडक्टर बी को इसके बीच में रखा, और हमने वोल्टेज और एम्पियर मीटर से करंट रीडिंग करके हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो अभी हमको क्या पता चला कि जो जो जितना ज्यादा बड़ा होता है, जिसका एरिया जितना बड़ा होता है, उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, उतनी ही कम होती है। तो एरिया यहां पर सेकेंड में चीज में आप लिखोगे कि अगर एरिया ज्यादा बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और इसके पहले वाले केस में क्या था, मैंने यहां पर लिखा था कि लेंथ जब बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और जिसका एरिया छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पहले केस में जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा रेजिस्टेंस, दूसरे केस में जितना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। अब ये कैसे है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, दो रोड है आपके पास, एक है छोटा वाला रोड और एक है ज्यादा चौड़ा रोड। ठीक है, ये ज्यादा थिकर है, देखो ये ज्यादा थिकर है और ये क्या है, कम है। अब यहां पर मान लो दो रोड है, रोड नंबर ए और रोड बी। आप अपने 5 फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग करने के लिए गए, 5 फ्रेंड्स जो है साइकिल करने के लिए गए, और पांचों के पांचों एक ही रास्ते में साइकिल चलाना चाहते हो। तो मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आप पांचों के पांचों फ्रेंड एक साथ अच्छे से बिना डिस्टरबेंस के आप किस रास्ते में अच्छे से जा सकते हो, तो आंसर है बी वाले रास्ते में। तो ए वाले में क्यों नहीं जा सकते, तो देखो ए वाले में जो रास्ता है उसकी जो चौड़ाई है, उसका जो थिकनेस वो क्या है, कम है।
अगर आप 5 लोग इस रास्ते में जाओगे तो पांचों के पांचों एक दूसरे से क्या हो सकते हो, टकरा सकते हो। और जब टकराओगे तो गिरोगे, और गिरोगे तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब दूसरे वाले रास्ते में जाओगे तो यहाँ पर सफिशिएंट गैप है, पांचों के पांचों आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से बिना डिस्टरबेंस के, बिना डिस्टर्ब किए एक दूसरे को साइकिल चला सकते हो। और जब डिस्टरबेंस नहीं होगा तो गिरोगे नहीं तो आपके साइकिल की स्पीड कम नहीं होगी। सेम अब साइकिल को रिप्लेस करो चार्जेस से। जब चार्जेस छोटे वाले रास्ते में जाएंगे तो वो आपस में ज्यादा टकराएंगे। जब आपस में ज्यादा टकराएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी मतलब करंट कम हो जाएगा। तो छोटे वाले रास्ते में चार्जेस को चलने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं मिलता, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और करंट कम फ्लो होने लगता है। ठीक है, करंट, अब यहाँ पर मैं करंट का भी बात करूंगा। देखो पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसीलिए टकरा रहे हैं क्योंकि रास्ता छोटा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। करंट पे मैं आऊंगा भी। और ये जो दूसरा वाला जो रास्ता है, ये रास्ता क्या है, ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पर इनके टकराने के चांसेस कम है, तो ये बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जितना बड़ा एरिया होता है ना, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, उतना ही कम अपोजिशन होता है। ये छोटा रास्ता था तो इसमें अपोजिशन ज्यादा थे, हम लोग अच्छे से नहीं जा पा रहे थे। जबकि इस वाले में क्या है, लेस अपोजिशन है। तो जितना बड़ा एरिया उतना कम अपोजिशन होता है। तो दूसरा फैक्टर ये है। फिर चलते हैं हम लोग तीसरा फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, और वो है प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब आप करंट को फ्लो कराने के लिए किस तरीके के मटेरियल को आप यूज करते हो, उस बात पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कंडक्टर को यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, रजिस्टिविटी कम होगी और करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा। अगर आप अच्छे कंडक्टर को यूज नहीं करोगे तो करंट कम जाएगा और आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको 3 रास्ता देता हूँ, 3 रोड चलने के लिए देता हूँ। फर्स्ट जो रोड है वो बना हुआ है कंक्रीट का, ठीक है, कंक्रीट मतलब जो नॉर्मली बना होता है रोड कंक्रीट का। और दूसरा जो रोड है ये पूरा का पूरा है बना है सैंड का, पूरा का पूरा रेत भरा हुआ है इसमें। और तीसरा रोड जिसमें पूरा का पूरा स्टोन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों में से मैं अगर आपको दौड़ने के लिए बोलूं तो आप किस में अच्छे से रनिंग कर पाओगे, आंसर है जो ये कंक्रीट है, जो प्लेन है, प्लेन कंक्रीट जो है इसमें आप ज्यादा अच्छे से चल पाओगे क्योंकि आपके पैरों को चोट कम लगेगा। उसके बाद सैंड में आप ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाओगे क्योंकि सैंड में आपका पैर फंसेगा। और स्टोन में भी आप ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाओगे क्योंकि स्टोन जो है आपके पैरों को हिट करेगा। तो यहाँ पर ये जो रोड है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत अच्छी है, इसीलिए आप इसमें स्मूथली जा सकते हो। तो उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं उनको भी ऐसा रास्ता चाहिए होता है जिससे वो क्या कर सके, एकदम स्मूथली जो है उससे फ्लो हो सके। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, समझ में आ गया कि उसका नेचर कैसा है कंडक्टर का, क्या उसमें स्मूथली चार्जेस फ्लो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। फिर चौथा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर धूप कम है तो आप बड़ी आसानी से 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हो। जैसे ठंडी के दिनों में अगर आपको चलने बोले तो आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बड़ी आसानी से चले जा सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपको गर्मी के दिनों में कोई 100 मीटर भी जाने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे, नहीं जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, बहुत धूप है। तो उसी तरीके से जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर उल्टा होता है। टेम्परेचर के ज्यादा होने से करंट क्या होते हैं, ज्यादा फ्लो होते हैं। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब ये क्यों कम होता है, इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे रिलैक्सेशन टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी बस आप ये याद रखना कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और चारों किस तरीके से करते हैं उसको भी मैंने समझा दिया है। तो आप इसको अपने कॉपी में, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा शॉर्टकट में, ताकि आपको याद रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है करके, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हमने पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा, अब थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं रेजिस्टेंस का। तो देखो अब मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ सेम टू सेम उसका आप अपने कॉपी में लिखोगे। पहला चीज देखो, ये वाला जो है, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ ऑफ वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसी को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। उसके बाद दूसरा चीज क्या है देखो,
रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, एरिया के उल्टा है। देखो, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस और एरिया जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको बता दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी का जस्ट उल्टा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी की बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी उसके करेस्पॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है, उसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखो एरिया कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आर है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अगर ए की वैल्यू कम होते जाएगी तो आर की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों ही क्या है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं इसको इक्वेशन 1, यहां पर इसको ले लेता हूं इक्वेशन 2, और अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं दोनों को कंबाइन करके कैसा लिख सकता हूं, R इज प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाई A। अब वापिस से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर आपको इक्वल साइन में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा रो, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए करके। ठीक है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर मैंने इक्वल साइन लगाया, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, और इस कांस्टेंट को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, RHO रो। ठीक है, और इस रो को हम लोग बोलते हैं क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, इस चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना है तो देखो मैं रेजिस्टिविटी को आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखो R इज इक्वल टू फॉर्मूला आया है रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो रो इंटू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 रो इंटू 1 क्या हो जाएगा, रो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तभी वही आएगा। तो यहाँ पर जो रो है वो क्या होता है, आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and whose cross sectional area is 1 meter square। इसका सिंपल सा मतलब हिंदी में यह होता है कि अगर आपने एक ऐसा कंडक्टर चूज किया है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 1 मीटर, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे कंडक्टर के भीतर में जितना रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो अगर ध्यान से एकदम बारीकी से समझोगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही चीज होती है। रेजिस्टेंस बड़े लार्ज नंबर पर होता है, और रेजिस्टिविटी जब 1 मीटर का वायर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस समय उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको कौन बताता है, रो। तो रो छोटी क्वांटिटी है और रेजिस्टेंस बड़ी क्वांटिटी है। तो हमने मान लो एक कॉपर का वायर लिया और उसका लेंथ हमने रखा 1 मीटर, उसका एरिया हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो इस समय जो इसका रेजिस्टेंस निकल कर आएगा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉपर की रेजिस्टिविटी है। उसी तरीके से अगर मान लो हमने एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर लिया और उसका भी लेंथ हमने क्या रखा 1 मीटर रखा, और उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर रखा, तब इसके पास जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये किसी भी मटेरियल, किसी एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड होती है। आप चाहे कॉपर का 1 मीटर का वायर लो, चाहे कॉपर का 100 मीटर का वायर लो, चाहे 1 किलोमीटर का वायर लो, उसकी रेजिस्टिविटी अगर 2 है, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी 2 है, तो 100 किलोमीटर लंबा वायर लोगे तब भी उसके हर जगह पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, 2 होगी, चाहे 10 किलोमीटर का वायर ही क्यों ना ले लो। तो एक मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो रेजिस्टिविटी को कैसे बदला जा सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक मटेरियल के तो रेजिस्टिविटी फिक्स है, लेकिन अगर आप रेजिस्टिविटी को बदलना चाहते हो तो आपको मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसकी रेजिस्टिविटी 2 है, अब आपको अपने सर्किट में इस रेजिस्टिविटी जो 2 है इसकी वैल्यू को आपको बढ़ाना है, 3 करना है। तो ये बढ़ेगा कैसे, जब आप कॉपर के मटेरियल को रिप्लेस कर दोगे किससे, एल्यूमिनियम के मटेरियल से। तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है,
मटेरियल को चेंज करने से। और रेजिस्टिविटी होता क्या है, 1 मीटर वायर का लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो होता है उस समय उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। और ये एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है, चाहे वो मटेरियल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो मटेरियल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी जो है बोलते हैं। तो आई होप आपको रेजिस्टिविटी भी क्लियर हो गई होगी। और रेजिस्टिविटी का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर आपको बता दिया, उसको आप लिख भी सकते हो या फिर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। रेजिस्टिविटी क्या होती है देखो, तो रेजिस्टिविटी को अपने कॉपी में नोट डाउन करना। एक तो आप इसको भी सेम सिमिलरली इसको लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर डेरिवेशन बताया इसको भी लिख सकते हो और रेजिस्टिविटी को भी यहाँ पर लिख सकते हो। क्या होता है देखो, इट इज द resistance of a conductor whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है किसका, किसी मटेरियल का, और वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, 1 मीटर लेंथ का होना चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरी की पूरी चीज आपको यहाँ पर समझा दी है, ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टिविटीज के थ्रू आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, चाहो तो मैंने जो बताया वो उतना ही क्या है, सफिशिएंट है। देखो ठीक है, यही फॉर्मूला आया है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में एल, और अगर L इज इक्वल टू 1 है, एरिया इज इक्वल टू 1 है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक नया चीज यहाँ पर समझते हैं, कंडक्टिविटी। तो देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी मतलब कितना अच्छे से चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा कोई उसको रोक सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो यहां पर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस अगर अच्छे से फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। चार्जेस अच्छे से फ्लो हो रहे हैं मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, और अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका जस्ट उल्टा है, अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी और करंट क्या होंगे, कम फ्लो होंगे। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा ये चीजें। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक छोटा सा यहाँ पर अच्छी चीज यहाँ पर दी हुई है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है। देखो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस का यूनिट आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, जनरली मेटल्स एंड देयर अलॉय हैव रो रेजिस्टिविटी। जनरली जो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी अलॉयज जो होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसीलिए तो मेटल को छूने से ज्यादा करंट बढ़ता है। ठीक है, हम लोग अपने घरों में करंट लाने के लिए प्लास्टिक का यूज नहीं करते, मेटल का यूज करते हैं। क्यों मेटल का यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छे से दौड़ेगा। और इनकी जो रेजिस्टिविटी का जो रेंज है वो 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम तक होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ते जाती है एंड डिक्रीज विथ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, उसके बाद इसीलिए जो होता है नाइक्रोम होता है, मैग्नेम होता है, ये जो है क्या होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे अलॉय होते हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। दिस इज द रीजन
that these alloy are used in the appliance and the heating devices. ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन बनाने के लिए, टोस्टर बनाने के लिए, ओवन्स बनाने के लिए जो है इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते। अब जल्दी गर्म नहीं होते मतलब जल्दी गर्म तो होते हैं, लेकिन इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो जल्दी बढ़ता नहीं है। तो इससे क्या होगा, हम लोग लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन जो होता है इसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब बल्ब कितना भी घंटे जलता है, देखो वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसका टंगस्टन किसका, उसका उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है? टंगस्टन का। तो टंगस्टन जो होता है हाईली रेजिस्टिविटी होती है, इस पर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका हम लोग फिलामेंट बनाने के लिए जो हम लोग इसका यूज करते हैं। वहीं पर जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? वायर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और इन वायर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? करंट को जो है एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स एंड केबल्स, तो आंसर क्या दोगे? बिकॉज इट हैज एक्सट्रीमली लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते और इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसीलिए हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण से इनका यूज किसके लिए करते हैं? टोस्टर वगैरह, ओवेंस वगैरह, इलेक्ट्रिक आयरन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, देखो व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब बोलेगा तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। तो हाई रेजिस्टिविटी के कारण टंगस्टन का यूज किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, जबकि लो रेजिस्टिविटी के कारण से कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है किसके लिए? वायर्स और केबल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर आपको देखो कंडक्टिविटी का टेबल आपको दिया हुआ है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? कॉपर होता है, फिर आयरन, फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्लास, डायमंड, यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है दिया हुआ है। ठीक है, चलो आई होप आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है। देखो, इफ अ वायर विथ रेजिस्टेंस 8 ओम, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपके लिए डायरेक्टली करता हूं। देखो, गिवन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 8 ओम, एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टिविटी कितनी है? 8 ओम है। इज मेल्टेड एंड न्यू वायर मेड, इसको मेल्ट किया गया, और मेल्ट करना है। देखो, अगर एक मोटा चीज है उसको जब मेल्ट करोगे तो क्या होगा? वो पतला होगा, मतलब उसका एरिया क्या होगा? छोटा होगा। तो किसी भी चीज को जब आप गर्म करके उसको खींचते हो तो उसका एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ए न्यू वायर विथ डबल क्रॉस सेक्शनल, अब इसको मेल्ट करोगे तो एरिया भी कम भी हो सकता है। अच्छा, मेल्ट करने से मतलब एरिया कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इसको मेल्ट करके खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया छोटा हो जाएगा, और मेल्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखो, मेल्टेड एंड न्यू वायर मेड विद द डबल क्रॉस सेक्शनल, पहले ये कुछ रहा होगा किसी पर्टिकुलर लेंथ का, उसको मान लो ये इतना बड़ा लेंथ का था, इसको हमने क्या किया? मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद हमने इसका एरिया जो है डबल कर दिया। अगर एरिया डबल हुआ होगा तो लेंथ ऑब्वियस सी बात है कम हुआ होगा, तो इस तरीके से इसका लेंथ क्या हो गया? कम हो गया। तो एक चीज याद रखना, मेल्ट करने से जरूरी नहीं है कि एरिया क्या हो जाए? कम ही हो जाए। एरिया कई बार क्या होता है? ज्यादा भी हो जाता है। वो आप पे जो है डिपेंड करता है कि आप उसको मेल्ट करने के बाद इकट्ठा कर रहे हो कि उसको आप उसको फैला रहे हो। ठीक है, तो यहां पर उसको इस तरीके से मेल्ट किया गया कि उसका एरिया क्या हो गया? डबल हो गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, तो जो न्यू वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके का भी अभी हम लोग और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो है गिवन दैट ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम का है, उसका जो नया एरिया है वो पुराने वाले एरिया का क्या हो चुका है? डबल हो गया है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब इस ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो मटेरियल है इसकी कुछ रेजिस्टिविटी रही होगी स्टार्टिंग में, इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, तो वो चीजें हमको नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, लेट द इनिशियल लेंथ इज एल, उसका जो इनिशियल लेंथ है वो एल है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो है। तब ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? रो एल अपॉन में ए, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? देखो कि ये तो पहला केस है, ओरिजिनल केस है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो
अब नया एरिया है, मान लेते हैं वो ए डेस है, और वो पुराने वाले एरिया का कितना हो गया है, डबल हो गया। अब एरिया को हमको क्या करना है, डबल करना है। तो जब एरिया को डबल कर देंगे तो यहां पर देखो, यहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, एरिया के बारे में दिया है। क्या लेंथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि लेंथ कम हो गया या ज्यादा हो गया? आंसर है लेंथ के बारे में यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी कंडक्टर को मेल्ट करोगे और उसका एरिया बड़ा कर दोगे तो एक चीज चेंज होगी, और वो चीज क्या है, लेंथ। भले इस क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया लेंथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप मेल्ट करके एरिया को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एरिया डबल हुआ है तो नया लेंथ क्या हो जाएगा, पुराने वाले लेंथ का हाफ हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, एरिया डबल होगा तो लेंथ हाफ हो जाएगा। तो अब जो नया रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो एल डेस अपॉन में ए डेस, क्योंकि सब चीज बदल चुका है। तो रो एल डेस का जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, पुराने वाले लेंथ का हाफ, और नया वाला एरिया कितना हो चुका है, पुराने वाले का डबल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये 2 नीचे चले जाएगा, तो रो एल अपॉन में 4 ए। और ध्यान से देखो रो एल अपॉन में ए ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 1/4 इंटू आर, आंसर है डेफिनेटली लिख सकता हूं। और ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, 8, तो ये 4 1 जा 4 2 जा। तो जब आप उसके एरिया को डबल कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एरिया के बढ़ने से चार्जेस आसानी से जाते हैं, उनको अपोजिशन कम मिलता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो देखो यहाँ पर पहले 8 ओम का रेजिस्टेंस था, जैसे ही हमने एरिया को डबल किया अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो एक चीज याद रखना, एरिया के डबल होने से लेंथ हाफ हो जाएगा, एरिया के ट्रिपल होने से लेंथ 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका भी आंसर कितना आया है, 2 ओम जो है आया है। इस तरीके अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम से भी इसने समझा दिया है कि पहले लेंथ इतना बड़ा था और एरिया इतना छोटा था, अब एरिया को डबल कर दिए तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसी वीडियो तक देखते हैं, इसी टॉपिक तक देखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कि कई बार हमको कुछ सर्किट ऐसे बनानी पड़ती हैं जिसमें रेजिस्टेंस हमको कम चाहिए होता है, कई सारे सर्किट्स ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए होता है। तो वहां पर जो है हम लोग एक ही रेजिस्टेंस से हमारा काम नहीं चलता, तो वहां पर हमको बहुत सारे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ना पड़ता है। कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करने के लिए जोड़ना पड़ता है, कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा करने के लिए जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको ज्वाइन करते हैं। तो 2 तरीके से ज्वाइन किया जाता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा इस मंथ जो है लेट से मिल रही होंगी, तो उसके पीछे का रीजन है अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूं, तो हो सकता है अक्टूबर मंथ से आपको ज्यादा वीडियोस जो है मिलना स्टार्ट हो जाए। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, उसका टेंशन मतलब, सिलेबस को मैं कंप्लीट करूंगा, आप जल्दी जल्दी से जो जो वीडियोस आते जा रहे हैं उसको कवर करते जाओ। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।